तो सबसे पहले बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्या आप में से कोई डिफाइन कर सकता है बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? कोई भी? पढ़ा तो सभी लोगों ने होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हाँ बताओ। अगर सर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहनी चाहिए, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न की जाए। बेटा तो इसे हम लिखेंगे कि अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body continues to be in its state of rest or motion along a straight line unless it is acted upon by some external force। तो एक्चुअली जो बेटा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, इससे हमारी एक डेफिनेशन और निकल के आती है जिससे हम बोलते हैं बेटा इनर्शिया। मतलब कोई भी बॉडी, इन्होंने क्या बोला गया इन्होंने कि यदि कोई स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पर है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहती है, और यदि मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो मतलब क्या हुआ कि बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है, तो यदि हम कोई फोर्स लगाएंगे तो वो उसका अपोज करेगी। या हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी अपने मन से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। अपनी उसकी यदि स्टेट को चेंज करना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है बेटा, ये एक्चुअली किसे डिफाइन करता है? इट डिफाइंस द इनर्शिया। इनर्शिया बेटा क्या है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये अपने मन से इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप कोई चीज रख के जाते हैं तो अगले दिन आपको दूसरी जगह पर रखी हुई मिले। यदि ऐसा है, इसका मतलब उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है। कोई बॉडी अपने मन से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। एक्चुअली इनर्शिया को मास से हम रिजेंबल कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उसी किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मास उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया। मतलब यदि कोई हैवी बॉडी है तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और यदि वो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा मोशन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी के जितना ज्यादा मास है, मतलब मोर इज द हैवियर बॉडी ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगी। तो इनर्शिया को बेटा कैसे डिफाइन कर लेंगे? इट इज डिफाइंड एज इट इज इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी to change by itself its state of rest or motion। क्लियर है बेटा? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। एक बात और आप यहां पर नोट कर सकते हैं, हैवियर इज द बॉडी
more is its inertia. Now inertia can be defined or inertia can be categorized into three. कौन कौन से बेटा इसके थ्री पार्ट्स हो जाएंगे? इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन एंड इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, ये अपने रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है, इसे हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात करें कि जैसे आप फ्रीली बस में खड़े हुए हैं, यदि फ्रीली बस में खड़े हुए एकदम से बस चलना स्टार्ट कर दे तो हम किधर को जाते हैं? पीछे की तरफ। यदि आप बस में खड़े हुए हैं, अचानक से बस चलना स्टार्ट कर देती है तो हम किधर, हमें धक्का लगता है? पीछे की तरफ धक्का लगता है। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस तो मूव करना स्टार्ट कर देती है लेकिन हम रेस्ट पे ही रहना चाह रहे हैं, हम रेस्ट पे ही रहना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यदि बस आगे चली जाए और आप रेस्ट पे कैसे रह सकते हो? आप यदि वहीं पर खड़े रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है पीछे की तरफ गिर जाओगे। सेम और आपको एग्जाम्पल बोल समझाया जा सकता है कि जैसे कंबल या कोई भी चीज है उससे यदि धूल निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? अब उसके लिए हम उसे क्या कर देते हैं, उसमें जर्क प्रोड्यूस किया, जैसे ही हम उसको ऐसे हिला दिया तो उससे आपके जो डस्ट पार्टिकल से वो बाहर आ गए। डस्ट पार्टिकल क्यों बाहर आ गए? क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पर थे तो वो अपने रेस्ट की पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहते थे। जैसे ही हमने उसे मोशन में लाया कंबल को तो डस्ट पार्टिकल उस स्टेट से बाहर निकल के दोबारा जमीन पे गिर गए और वो फिर से आपके रेस्ट पे आ जाते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे पेड़ से कोई चीज गिर रही है, कोई जैसे फल या कोई भी चीज है वो गिर रही है, तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नॉर्मली वो क्या है, आपके बेटा रेस्ट पर है। जैसे हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ मोशन में आता है, पेड़ मोशन में आने की वजह से उसमें फ्रूट्स या पत्तियां भी मोशन में आती हैं, तो वो वहां से निकल के फिर से स्टेट ऑफ रेस्ट को एक्वायर कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। First is inertia of rest. Inertia of rest क्या है? It is inability of body to change by itself its state of rest. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ बस and suddenly bus starts moving then क्या होगा? We get thrown backwards. नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कोई बॉडी है तो वो अपने मोशन में ही रहना चाहती है। तो यही बात होती है कि जैसे कि आपके बस में आप खड़े हुए हैं, बस मूव कर रही है, एकदम से ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो हमारे में तो ब्रेक नहीं है, बस में ब्रेक लगा तो बस तो रुक गई, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उसी स्पीड से मूव करते रह जाएंगे। बस रुक गई, आप खुद इस चीज को एज्यूम करो, यदि आप बस पहले मोशन में, आप उसमें खड़े हुए हैं, बस में एकदम से ब्रेक लगाया, जैसे सडनली ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी तो अभी भी उतनी स्पीड से जा रही है,
सपोज यदि वो 40 की स्पीड से बस मूव कर रही है, तो हम भी क्या करेंगे, 40 की स्पीड से आगे की तरफ मूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। बाइक में आप बैठे हुए, अचानक से बाइक में ब्रेक लगा दिया तो हम आगे की तरफ थ्रो हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बात क्लियर है ना सभी को? जैसे आप चलती हुई बस से उतरते हैं, तो यदि बस, तो क्या होता है, यदि आप चलती हुई बस से उतरते हैं तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? सपोज बस 20 की स्पीड से ही मूव कर रही है और आप उतरते हैं, तो आपकी स्पीड भी उस समय क्या हो जाएगी, 20। अब आप सोचो, यदि आप बस ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, आप पीछे की तरफ मूव करके उतरो, तो क्या आप उस स्पीड को एक्वायर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए सर केवल गिर भी सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मूविंग बॉडीज से हमें नहीं उतरना चाहिए, चलती हुई ट्रेन से, ना ही चलती हुई बसेस से। यही आपको बताया था कि जब एक कोई आपका प्लेन है या कोई बलून है, उससे किसी स्टोन को फेंका गया था, तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा था कि उसकी स्पीड उतनी ही क्यों होगी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। यदि किसी मूविंग बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को थ्रो किया जाए, तो उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वही होगा जो कि मूविंग बॉडी का होगा। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इट इज inability of a body to change by itself its state of motion। Example, if we are standing in a moving bus and brakes applied या bus stop suddenly, तो बेटा क्या होगा, हम किधर की तरफ गिरेंगे, आगे की तरफ। वी आर थ्रोन फॉरवर्ड। नोट कर लीजिए बेटा यहाँ तक। नोट हो गया बेटा? यस सर। Inertia of direction. Third is inertia of direction. अब डेफिनेशन तो आपको ये बात समझ में ही आ गई होगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ही मूव करते रहना चाहती है, या कोई भी बॉडी अपने डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं कर सकती है। इसलिए जैसे बारिश हो रही होती है बेटा, बारिश हो रही होती है तो हम छाता लगा लेते हैं, हम बारिश से बच जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम देखा कि बारिश जैसे भी, सपोज वर्टिकली आपकी रेन फॉल कर रही है, यदि वर्टिकली रेन फॉल कर रही है, हमने छाता ऐसे लगा दिया। यदि बारिश आपकी कुछ इस तरीके से हो रही है तो हमने छाता इस तरीके से लगा दिया और हम बारिश से बच गए। बारिश से क्यों बच गए? क्योंकि रेन के पास, रेन की इनएबिलिटी है, मतलब रेन अपने मन से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। ऐसा थोड़ी कि बारिश ऐसी हो रही है, आपने छाता लगाया और वो सोच के आए कि आपको भिगोना है, तो कहीं से भी आके ऐसे चले गए या ऐसे चले गए या ऐसे आपके ऐसे जाके आपको भिगो दिया। ऐसा नहीं है। जो रेन है वो डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं कर सकती है। सेम होता है कि सपोज आप किसी कार में बैठे हुए हैं, सपोज इस वाली यहाँ पर विंडो सीट पे आप बैठे हुए हैं, अब कार ऐसे जा रही है, एकदम से कार मुड़ गई। अब कार ऐसे जा रही थी, एक कर्व रोड आ गया, कर्व रोड आ गया तो कार मुड़ गई। कार में तो स्टीयरिंग लगी हुई है,
आप में तो स्टीयरिंग नहीं लगी हुई है, जब ये कार ऐसे मुड़ जाएगी तो कार में तो स्टीयरिंग होने की वजह से ऐसे मुड़ जाएगी, लेकिन हम अभी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब आप खुद सोचो कि कार ऐसे मुड़ जाएगी और आप इस डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम बाहर की तरफ हमें एक धक्का लग रहा हो, क्योंकि हमारी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई और उसी समय वो गेट ना हो वहां पर और एकदम से कार को मोड़ दिया जाए, तो आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप कहाँ जाके गिरोगे, आप ऐसे जाओगे सीधे। यदि वहां पर कुछ भी ना हो, कोई ना पकड़ रखा हो, आपको खुली कार हो और एकदम से कार को मोड़ दिया जाए, तो आप बिल्कुल सीधे जाते जाओगे जैसे कि पहले कार का मोशन था, बिल्कुल सीधे जाके गिरोगे और कार मुड़ जाएगी। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप अपने मन से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। कार में स्टीयरिंग लगी हुआ था, स्टीयरिंग की वजह से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, लेकिन हम अपनी डायरेक्शन को तो चेंज ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हमारी सेम डायरेक्शन रहती है, बस एकदम से मुड़ती है तो हम ऐसे सीट के ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें लगता है कि जैसे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा हो। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया सभी को? यस सर। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इट इज इनएबिलिटी of a body to change by itself its direction of motion. एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। When a car rounds a curve suddenly, the person sitting inside is thrown outwards. Or second example, an umbrella protects us from rain. Now Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि यदि किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, देन उसमें एक एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। किसी भी बॉडी में इफ हम फोर्स अप्लाई करते हैं, देन उसमें एक एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उसमें एक एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है। ये बात क्लियर है? और लॉ क्या है? इट स्टेट्स that rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied.
सपोज चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। नोट कीजिए बेटा यहाँ तक। कर लिए। अब देखो, यदि टाइम टेंस टू जीरो, मतलब टाइम बहुत कम है, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डी टी। डीपी अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल चेंज। अच्छा आपको पता है कि बेटा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। सभी लोगों को पता होगा बेटा मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। पढ़ा है ना आप लोगों ने बेटा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, डी अपॉन डी टी ऑफ m इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब मास तो बेटा जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे जिसमें मास वेरिएबल होगा रॉकेट के केस में। यहां हम ये सपोज कर लेते हैं कि मास आपका कांस्टेंट है, तो इफ मास इज कांस्टेंट देन m बाहर आ गया, dv अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। dv अपॉन dt बेटा क्या होता है, dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। तो m इंटू a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k आ जाता है, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू बेटा 1 आती है, तो यहां से फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमारा एक फॉर्मूला आ गया जो कि बहुत काम का है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे बेटा, तो मास तो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है बेटा, वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा। अब हम यहां से इस फॉर्मूले के हेल्प से बेटा इसके सारी चीजों कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी चीजों कैलकुलेट करने का मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखो एसआई यूनिट बेटा क्या हो जाएगी, एक तो फोर्स की एसआई यूनिट बेटा न्यूटन होती है, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा मास की यूनिट क्या होती है बेटा, केजी, मास की यूनिट केजी। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में डाइन या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा सभी को। लास्ट क्लास में मैंने ग्राम फोर्स भी बता दिया था, उसे ग्राम वेट भी बोलते हैं, वो आपको पता है। डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, फोर्स की डायमेंशन बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स बताओ जल्दी, मैंने बोला था आपको याद भी होना चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस। अच्छा देखो इसी केस में ये नोट कर लिया यहां तक। यस सर। ये सब कर लिया। यस सर। देखो अभी बेटा हम लोगों ने पढ़ा है
कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ठीक। और P क्या होता है बेटा, m अपॉन m इंटू वी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट मान लिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे टर्म को कांस्टेंट मान लिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमने जो इस ये वाला फॉर्मूला किया था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमने क्या माना था कि मास इज कांस्टेंट, मास को हमने कांस्टेंट माना था बेटा, यदि कांस्टेंट माना था मास को, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होने की वजह से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया था, m dv अपॉन dt, जिसे हमने नोट कर लिया था m इंटू ए। अब मास कांस्टेंट नहीं है बेटा, इसकी जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो बेटा अब ये वाला टर्म जीरो होगा, ये बेटा फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बेटा फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इंटू dm अपॉन dt। याद रखना, मैंने इसलिए बता दिया है कि आगे जब डिस्कशन हो तो आपको ये पता याद रहे कि हाँ, ये इस चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मास यदि वेरिएबल है तो क्या होगा, और मास आपका कांस्टेंट है तब क्या होगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर मास हमेशा कांस्टेंट रहता? नहीं तो जैसे मैं आपसे एक चीज बोलूं कि कोई एक बोरी है और बोरी में आपने छेद कर दिया, बोरी में छेद कर दिया, तो क्या उससे जो भी भरा हुआ है वो किसी कांस्टेंट रेट से बाहर आते जाएगा, यस सर। तो उसमें मास चेंज होगा आपका। यस। आगे बढ़े बेटा। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब हमें बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी आगे न्यूमेरिकल्स में, थ्योरेटिकल पार्ट है अभी थोड़ा सा, इसके बाद इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपके। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कहां से आप ऑब्जर्वर को कहां पर बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में बैठे हुए हैं, तो बस में जितने बाकी सारे बैठे हुए होंगे उनके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रेस्ट पर होंगे, और बस मोशन में है तो बाहर से कोई पर्सन आपको ऑब्जर्व करेगा सभी को, तो उसे क्या लगेगा कि आप मोशन में। तो क्या क्या फर्क पड़ा, एक बार आप ऑब्जर्वर को बस में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे, एक बार आप ऑब्जर्वर को बस से बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे, तो कहां पर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसे कैसे डिफाइन करा जा सकता है, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर observer is observed। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बेटा क्या होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जहां से आप बॉडी को, किसी ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो या फिर उसका एक्सेलरेशन जीरो है।
मतलब या तो वो रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। मींस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक ही मतलब है कि एक्सीलरेशन शुड बी जीरो। एक्सीलरेशन जीरो कब हो सकता है, या तो वेलोसिटी जीरो हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस जीरो वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब एक्सीलरेशन इज जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, मतलब कि दीज आर हैविंग नॉन जीरो एक्सीलरेशन। ऐसे फ्रेम जहां पर एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होता है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है। जैसे यदि बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। यदि बस किसी एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात क्लियर है आप लोगों को सभी को? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो जो न्यूटन्स का लॉ है, दीज आर एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेट चेंजेस के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।